हेलो दोस्तों, आर के इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण जो मैथ का टॉपिक है और ये मैथ का ये चैप्टर है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए तो 8, 9, 10 ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर बात की जाए तो 10th के लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैट्रिक में पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं आज बात करेंगे हम लोग और पढ़ने का भी काम करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं इसमें कितने प्रकार के मूल होते हैं, कौन कौन मूल होते हैं, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यही द्विघात है और द्विघात नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आप इसके द्वारा हम आपके डाउट को क्लियर करना चाहेंगे। तो पहले आप समझिएगा कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात का मतलब ये होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, घात का मतलब पावर होता है। अर्थात जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब पावर। यानी जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब मन में ये डाउट आता होगा कि किसका पावर होना चाहिए। तो आपको 2 बात ध्यान में रखना होगा। पहला कि चर और अचर को ये माइंड में रखना होगा। तो चर के अगर घात 2 हो तो उसको ही द्विघात कहेंगे, ना कि अचर को कहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अगर चर नहीं समझ में आ रहा होगा वो समझ सकते हैं कि चर किसको कहा जाता है। तो चर ये ABCD जो होता है अल्फाबेट होता है ना, A से लेकर Z को ही चर कहा जाता है। और यहाँ तक कि अगर बात करते हैं तो अचर की तो 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक अगर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि चर के पावर अगर 2 हो तो उसको ही हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अन्यथा अचर के पावर अगर 2 होता है, मान लीजिए इसको अगर यहाँ पर ध्यान देते हैं 2 के पावर 2 होता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ की अगर बात करते हैं, अगर A के पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर जानना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, ये देखना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे 6x² + 5x + 4 = 0। यानी यहाँ दिया हुआ है 6x² + 5x + 4 = 0 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें x और ये x क्या है, चर है। और चर के पावर कितना है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अर्थात ये जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। अब दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा की अगर बात करते हैं तो देखिए 6m³ है और यहाँ 4m² + 5m + 5 = 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ये भी चर है, यहाँ चर है और ये चर है, लेकिन इसका मैक्सिमम अगर पावर की बात करते हैं तो ये 3 हो गया है। हम क्या बोले थे कि जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात बोलेंगे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर 3 आ गया है, इसलिए ये क्या होगा, ये द्विघात नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखिए इसका ये 3 पावर हो गया मैक्सिमम, तो ये त्रिघात में चला गया। तो ये हमेशा माइंड में बनाकर रखिएगा कि पावर जिसका 2 हो उसी को द्विघात कहेंगे, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए और भी कुछ एग्जांपल लेकर बताने जा रहे हो, यहाँ से डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ और एग्जांपल के रूप में अगर बात करते हैं तो ये 6x² + 5x + 5 = 0 ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का पावर क्या है, मैक्सिमम पावर अगर बात करते हैं तो 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर बात करते हैं 2m + 3n = 0
यहाँ की अगर बात करते हैं तो m और n है, ये दो क्या है, चर है, लेकिन इसका पावर क्या है, 1 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया है कि द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे, तो इस तरह हम पहचानेंगे कि घात होना चाहिए, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये बार बार पूछता है, द्विघात करण का व्यापक रूप, इसी से हम लोग पहचान लेंगे कि इसका व्यापक रूप होता क्या है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछता है कि द्विघात समीकरण का 1 नंबर में पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। देखिएगा यहाँ पर जो ए बी सी दिया हुआ है, यानी ए के जगह पर कोई भी मान अगर 0 को छोड़कर, यानी ए बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 और बी बराबर भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 को छोड़कर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसमें ये दिया है, व्यापक रूप से ही हम इसका हल क्या कर लेंगे। देखिए x के जगह पर ये a दिया हुआ है और ये x के पहले क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ b है, b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और c की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इस बात को समझ गए, कोई डाउट नहीं न हुआ। यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल में कि 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ए के जगह पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बी के जगह पर क्या दिया है, 2 दिया है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी के जगह पर 3 दिया हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा। एक और देखते हैं इसको कैसे कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये आगे चलकर ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल में ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो चलिए आते हैं, एक और भी देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर जैसे दे देगा 10a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर दे दिया कि ए का, बी का, सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ कोई भी चर दे सकता है, एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है, इसमें घबराना नहीं है कि ये दे दिया तो ये क्या यही होगा। जैसे इसका व्यापक रूप अभी क्या बताए थे, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर समझने का बात है कि ये जो दिया है, ए का कितना दिया है, 10, और बी की जगह पर दिया क्या है, 5 दिया है, और सी की जगह पर क्या दिया है, 6 दिया है, अर्थात क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 है, बी बराबर 5 दिया है, और सी की जगह पर क्या दिया है, तो 6 है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कि सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें आता है कि मूलों जो होते हैं, द्विघात समीकरण का 2 मूल होते हैं, यानी नोट में करके लिख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। पहला होता है ये अल्फा, यानी पहला की अगर बात करते हैं तो पहला होता है अल्फा, यानी इसको लिख देते हैं इस तरह, अल्फा इसको बोलते हैं। और ये दूसरा होता है
दूसरा होता है बीटा, इसको बीटा बोला जाता है। तो ये पहला होता है अल्फा और ये दूसरा होता है बीटा। यही से फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बनता है कि मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा, अगर योगफल की अगर बात करें तो मूल दो होता है, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मूलों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो इसका एक फॉर्मूला बनता है -b बटा में a होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में a होता है। अब यहाँ से दूसरा नंबर फॉर्मूला ये बनता है कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल की अगर बात करें तो अल्फा गुणे बीटा होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c बटा में a होता है। तो ये आपका यह दूसरा फार्मूला बन जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछता है, यानी मूलों का योगफल अगर पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, -b बटा में a होता है। और मूलों का गुणनफल की अगर बात करें तो c बटा में a होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि द्विघात समीकरण एक दिया रहेगा तो पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, द्विघात समीकरण एक दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं 7m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको पूछ रहा है कि मूलों का यानी योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और अल्फा गुणे बीटा, यानी मूलों का ये है क्या है, योगफल है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर मूलों का योगफल, और ये मूलों का योगफल और ये मूलों का क्या है, गुणनफल है। ये पूछ रहा है कि मूलों का योगफल बताना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और मूलों का गुणनफल जो है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होगा। अभी पीछे बताए हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, -b बटा में a होता है, और ये गुणनफल क्या होता है, c बटा में a होता है। तो a b c d, अगर यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये दिया हुआ है कि मूलों का योगफल के लिए हम सबसे पहले a b c का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो a b c का मान निकालने के लिए ऊपर बताए हैं कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए ये होता है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यानी यहाँ से अगर बात करते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और c का मान क्या दिया है, 4 है। यानी कहने का मतलब a बराबर 7 दिया है और b बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, और c बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ दिया है कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में a होता है। यानी -b, यहाँ b का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो माइनस पहले से है, b का मान 6 हो गया, अब बटा है तो बटा, और a का मान कितना दिया है, 7, तो ये 7, यानी 6 बटा में 7 -6 बटा में 7 क्या हो जाएगा, ये मूलों का योगफल हो गया। अब गुणनफल की अगर बात करते हैं तो अल्फा गुणे बीटा, ये क्या होता है, c बटा में a होता है। c का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, बटा है तो बटा कर लेंगे, और a का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो ये 7 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर द्विघात समीकरण कोई भी दिया रहे तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बात आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह निकाला जाएगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो ये प्लस वाला था, एक माइनस वाला भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो चलिए, ये हम लोग प्लस वाला देख लिए हैं, अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं
कि अगर माइनस अगर दे देता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर दे दिया कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होगा। तो दोनों बात, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि ए बी सी का मान ज्ञात होना चाहिए। तो कैसे ए बी सी का मान ज्ञात होगा, क्योंकि व्यापक रूप क्या होता है, ये ax² होता है प्लस क्या होता है bx होता है और प्लस सी होता है। तो यहाँ जब इसको फॉर्मूला को रखते हैं तो पता चल जाता है कि ए बी सी का मान क्या होगा, क्योंकि ए की जगह पर क्या है 2 है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी की जगह पर क्या है, देखिए प्लस बी है, यहाँ पर माइनस है। बी की जगह पर क्या टोटल -3 है, क्योंकि यहाँ पर +2 था तो +2 लिए हैं, यहाँ पर -3 है तो -3 लेंगे। तो यानी बी बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं सी का, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर दिया है यहाँ 4 है ये, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो सी बराबर -4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से इस तरह देगा तो हम आराम से क्या कर लेंगे, जब ए बी सी का मान आ गया तो और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो, यानी मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में ए होता है, यानी मान रख देना है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा माइनस है, लेकिन b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है -3 दिया है, तो ये भी -3 को क्या कर लेंगे रख लेंगे इस तरह। और a का मान कितना दिया हुआ है, यानी a है यहाँ पर, तो a का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए माइनस और माइनस गुणा में क्या होता है हमेशा ऑलरेडी प्लस होता है। यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर इस तरफ देखते हैं अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा को कहते हैं मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल होता है सी बटा में ए होता है। यानी यहाँ सी का मान कितना दिया हुआ है, कितना लाए हैं यहाँ सी का मान -4 है, यानी -4 है। और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 है, या यहाँ भी निकाले हैं, कहीं से भी आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ से 2 है, इसको अगर कटेगा तो कटा देंगे, यानी 2 से कटेगा 2 दूना के 4, यानी ये -2, यानी कहने का मतलब है अल्फा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल अगर बात करें तो -2 होगा। तो ये क्लियर हो गया। ये यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन में घेर दिए हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो पहचानने का तरीका क्या है, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, ये बेसिक है, जो तरीका था वो भी बता चुके हैं। और ये इसको कैसे पहचानेंगे, किसका घात कितना होना चाहिए, और इसमें मूल कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के मूल बता भी चुके हैं। और इसको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे कैसे, ये सारी बातें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट में और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क के लिए दे देते हैं, ताकि आप इसको हल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, यानी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 को क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। वही है कि 3x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है। इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना है, और इसमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन वही है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, और अल्फा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये कमेंट बॉक्स में इस दोनों का पहला और दूसरा का आंसर का उत्तर दे दीजिएगा। देखते हैं किसको किसको समझ में आया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, या कुछ और बेहतर जानने के लिए चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपनी समस्याओं को बताइए। मैं जरूर पढ़ूंगा, देखूंगा, और उसके बाद आपको समस्याएं का हल करने का, दूर करने का जो प्रयास होगा, मैं भरसक प्रयास करूंगा। सो थैंक यू ऑलवेज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.